कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जिससे मतलब हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं। रात के 11 बज रहे हैं, स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ रही है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईमेल टाइप किया जा रहा है। शायद किसी नई नौकरी के लिए या कह लीजिए किसी बहुत बड़े क्लाइंट को। फिर एक लंबी सांस लेकर सेंड बटन दबा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो ईमेल जाता है, अचानक स्क्रीन पर नजर पड़ती है और एहसास होता है कि कुछ छूट गया है। हाँ, एहसास होता है कि उसमें एक बहुत बड़ी भयंकर गलती है। कोई गलत आंकड़ा चला गया है या मतलब किसी का नाम ही गलत लिख दिया गया है। अचानक से दिल बैठ जाता है और सबसे बड़ी हताशा तो इस बात की होती है कि अब उसे वापस खींचने का यानी अनसेंड करने का कोई विकल्प ही नहीं है। जो चला गया सो चला गया। अब जरा सोचिए, ये तो सिर्फ एक ईमेल की बात है, लेकिन अगर यही बेचैनी, यही किसी चीज को वापस ना ले पाने की मजबूरी हमारी न्याय प्रणाली का एक बेहद कड़ा नियम हो तो? लेकिन न्याय प्रणाली, खास तौर पर जो हमारी आपराधिक कानून की दुनिया है ना, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बार जो फैसला लिख दिया गया, जिस पर मतलब जज साहब की कलम चल गई, तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। एकदम उसे बदलना इतना आसान नहीं है। और कई बार तो ये कानूनी रूप से पूरी तरह असंभव ही होता है। और इसीलिए आज की इस चर्चा में हम हमारे स्रोतों से मतलब सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे पन्नों को पलट रहे हैं जो सीधे इसी बेचैनी से जुड़े हैं। हाँ। उद्देश्य आज आपराधिक कानून के सबसे सख्त नियमों में से एक को समझना है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 362 कहा जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आखिर एक जज अपने ही लिखे फैसले को क्यों नहीं बदल सकता? मतलब इसके पीछे का तर्क क्या है? इस पूरी व्यवस्था की जड़ में ना कानून का एक बहुत ही पुराना और अहम सिद्धांत छिपा है। इसे लैटिन भाषा में फंक्टस ऑफिशियो कहा जाता है। फंक्टस ऑफिशियो, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है अधिकार मुक्त हो जाना या अपना काम पूरा कर लेना। अच्छा, मतलब एक बार काम खत्म तो बात खत्म। बिल्कुल। जब एक आपराधिक अदालत या कोई जज किसी मामले की पूरी सुनवाई कर लेता है, सभी सबूतों को देख लेता है, अपना फैसला सुना देता है। और उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। हाँ, सबसे अहम बात वही है, हस्ताक्षर। जैसे ही वो दस्तखत करता है, उसी क्षण वह उस मामले के लिए फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है। उस विशेष मामले में अब उस जज का अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है। धारा 362 इसी सिद्धांत को एक लौह नियम की तरह लागू करती है। इस नियम के अनुसार एक बार हस्ताक्षर होने के बाद अदालत अपने ही फैसले की समीक्षा या कह ले रिव्यू नहीं कर सकती। वो उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकती। रुको, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर जज साहब को रात में घर जाकर एहसास हो कि उन्होंने गलत फैसला दे दिया है, हाँ, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी गलती का एहसास क्यों ना हो जाए। या मान लीजिए किसी बेगुनाह को सजा सुना दी है, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते? क्या इस सिस्टम में कोई छूट नहीं है? मान लीजिए कोई छोटी सी स्पेलिंग की ही गलती हो गई हो। बस उतनी ही छूट है। धारा 362 केवल और केवल दो तरह की गलतियों को सुधारने की अनुमति देती है। अच्छा, वो कौन सी है? एक है लिपिकीय त्रुटि यानी क्लेरिकल एरर, और दूसरी है गणितीय त्रुटि। मतलब जैसे टाइपिंग में किसी का नाम राम की जगह श्याम लिख गया हो। हाँ बिल्कुल। या जुर्माने की रकम जोड़ने में कोई गणितीय चूक हो गई हो, बस इतना ही। इसके अलावा फैसले के मूल आधार या नतीजे को छुआ भी नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही सख्त लग रहा है ना? इस नियम की सख्ती को समझने के लिए साल 2000 का एक मामला देखना बहुत जरूरी है। हरि सिंह मान बनाम हरभजन सिंह बाजवा का मामला। ये मामला एक वकील के साथ हुई बेहद गंभीर पुलिस बर्बरता का था। उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पहले तो एक बहुत ही सख्त आदेश पारित किया और पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जो कि मतलब बिल्कुल सही कदम लगता है। इतनी गंभीर शिकायतें तो जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया? कहानी यहाँ से एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। कुछ समय बाद उसी हाई कोर्ट में एक मिसलेनियस पिटिशन यानी विविध याचिका दायर की गई और उसी के आधार पर उसी हाई कोर्ट ने अपना ही आदेश पलट दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि अब इस मामले में निचली अदालत में शिकायत दर्ज हो चुकी है, इसलिए एसएसपी को जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि एक बार आपने जांच का आदेश देकर हस्ताक्षर कर दिए तो आप फंक्टिस ऑफिशियो हो गए।
आपराधिक कानून कोई सिविल मामला नहीं है जहां आप बार बार याचिकाएं लगाकर आदेश बदलवाते रहें। यह नियम कितना कड़ा है, ये बात केरल के 2001 के MM मणिकंठन नायर केस में भी सामने आती है, जहां एक पंचायत सचिव पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप थे। हाँ, उस पंचायत सचिव ने ट्राइबल ट्रेनिंग सेंटर और वेटिंग शेड बनाने के फंड में हेराफेरी की थी और फर्जी बिल बनाए थे। और उस मामले में भी हाईकोर्ट से बिल्कुल वैसी ही प्रक्रियात्मक चूक हुई है ना? बिल्कुल। पंचायत सचिव ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने 31 मई 2000 को अपने पहले आदेश में साफ कह दिया कि मामले में पर्याप्त सबूत है और कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। तो फैसला पक्का हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरोपी ने एक स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन याचिका दायर कर दी। अच्छा, स्पष्टीकरण के नाम पर? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि उसी जज ने जुलाई में अपने पिछले आदेश को पूरी तरह पलट दिया और पूरी आपराधिक कार्यवाही को ही रद्द कर दिया। लेकिन जज ने तो इसे सिर्फ एक स्पष्टीकरण कहा था ना? क्या मतलब स्पष्टीकरण के नाम पर किसी बात को साफ करने की भी मनाही है? बात स्पष्टीकरण देने की नहीं थी, बात फैसले के नतीजे को पूरी तरह बदल देने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त ऐतराज जताया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि आप स्पष्टीकरण के नाम पर अपने ही फैसले का रिव्यू नहीं कर सकते। आपने पहले आदेश में कार्रवाई रद्द करने से मना किया, वो अंतिम था। मतलब आप उसे पलटकर आरोपी को मुक्त नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इन दोनों मामलों से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 362 का लॉ नियम किसी भी कीमत पर फैसले के मूल नतीजे को पलटने की इजाजत नहीं देता। यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारी न्याय प्रणाली किसी रोबोट की तरह काम कर रही है, जो भारी गलती होने पर भी खुद को रीसेट नहीं कर सकती। सुनने में ऐसा ही लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिस्टम इतना अंधा हो सकता है। क्या कानून सच में खुद को सुधारने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता? देखिए, कानून अंधा जरूर हो सकता है, लेकिन वो गूंगा, बहरा या संवेदनहीन नहीं है। अच्छा। हर सख्त नियम के भीतर न्याय को जिंदा रखने के लिए कुछ दरवाजे खुले रखे जाते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि न्यायपालिका ने गलतियों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। 2 हिस्सों में? वो कैसे? एक होती है प्रक्रियात्मक समीक्षा यानी प्रोसीजरल रिव्यू, और दूसरी होती है मूल समीक्षा यानी सब्सटैंटिव रिव्यू। इस बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। चलिए इसे सुनने वालों के लिए एक आम जिंदगी की उपमा से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में अगर आपने उत्तर गलत लिखा है और टीचर ने आपके नंबर काट लिए, तो वो एक मूल या सब्सटैंटिव गलती है। अब आप उसी टीचर से बहस नहीं कर सकते कि इसे बदल दो। आपको इसके लिए शायद किसी ऊंचे बोर्ड में रीवैल्यूएशन के लिए जाना पड़े। एकदम सही। क्योंकि टीचर ने अपना दिमाग लगाकर आपको नंबर दे दिए हैं, वो फंक्टस ऑफिशियो हो चुका है। बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन अगर टीचर ने गलती से आपके पेपर के 2 पन्ने चेक ही नहीं किए, या मान लीजिए किसी और छात्र की कॉपी के नंबर आपके रिपोर्ट कार्ड पर चढ़ा दिए, हाँ, तो वो क्या होगा? तो वो एक प्रक्रियात्मक या प्रोसीजरल गलती है। इसे सुधारने के लिए किसी ऊंचे बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वही टीचर उसी वक्त उसे सुधार सकता है, क्योंकि ये उसकी दिमागी समझ की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की चूक है। बिल्कुल, आपने इस जटिल कानूनी सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझा दिया। और यही बात 1980 के ग्रिंडलेज बैंक मामले और 2022 के गणेश पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से समझाई। अच्छा, गणेश पटेल केस में क्या हुआ था? गणेश पटेल केस में अदालत को झूठी जानकारी दी गई थी और दूसरे पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया गया था। मतलब एक पक्ष ने अदालत को गुमराह किया और अपने हक में फैसला ले लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और जब दूसरे पक्ष ने अदालत को बताया कि भाई हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला था, तो हाई कोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया, जिसे कानूनी भाषा में रिकॉल करना कहते हैं। और मुझे यकीन है कि पहला पक्ष तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया होगा ये कहते हुए कि हाई कोर्ट धारा 362 का उल्लंघन कर रहा है। अरे बिल्कुल, उनका तर्क यही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस रिकॉल को सही ठहराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू और रिकॉल में फर्क बताया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिव्यू नहीं है, ये रिकॉल है। 1999 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले बुधिया स्वेन केस का हवाला देते हुए 4 ऐसी शर्तें बताई गईं। अच्छा, कौन सी 4 शर्तें? जब अदालत अपना ही फैसला वापस ले सकती है। पहली, जब अदालत के पास वो फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र ही न हो। समझ गया। दूसरी, जब फैसला किसी धोखाधड़ी या फ्रॉड से हासिल किया गया हो।
तीसरी, जब अदालत की अपनी ही किसी गलती के कारण किसी बेकसूर पक्ष को नुकसान हो गया हो। और चौथी, जब किसी जरूरी पक्ष को बिना नोटिस दिए या बिना सुने फैसला सुना दिया गया हो। यानी इन 4 स्थितियों में धारा 362 की दीवार आड़े नहीं आती, क्योंकि यहाँ अदालत अपने कानूनी ज्ञान या फैसले के मूल आधार को नहीं बदल रही है। तो कर क्या रही है? वह तो सिर्फ उस दूषित प्रक्रिया को साफ कर रही है जिसके जरिए फैसला लिया गया था। ये जानकर थोड़ी तसल्ली होती है कि सिस्टम पूरी तरह से मशीनी नहीं है। बिल्कुल, इंसानियत भी है इसमें। लेकिन जब हम पारिवारिक विवादों या समाज के सबसे कमजोर तबकों की बात करते हैं, तो क्या ये नियम वहां भी इतना ही सख्त रहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरे जहन में संजीव कपूर बनाम चंदना कपूर का 2020 का मामला आ रहा है। ये मामला दिखाता है कि कैसे कानून इंसानियत के लिए अपना कड़ा रुख नर्म करने को तैयार रहता है। हाँ, संजीव कपूर का मामला भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की एक बहुत ही खास धारा से जुड़ा है, धारा 125। धारा 125। हाँ, ये कोई आम आपराधिक कानून नहीं है जो सिर्फ सजा देने के लिए बनाया गया हो। धारा 125 गुजारा भत्ता सुनिश्चित करने के लिए है। मतलब मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका सीधा सा मकसद ये है कि बेसहारा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों माता पिता को भुखमरी और दर-दर भटकने से बचाया जा सके। तो इस मामले में हुआ क्या था? इस मामले में हुआ ये था कि पति और पत्नी के बीच पारिवारिक अदालत यानी फैमिली कोर्ट में सुलह हो गई थी। अच्छा। पति ने अदालत में ये बात मान ली थी कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को हर महीने 25,000 रुपए का गुजारा भत्ता देगा। और इस वादे के आधार पर फैमिली कोर्ट में केस को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। कुछ महीने बाद ही पति अपनी बात से मुकर गया। उसने कुछ महीने पैसे दिए, कुल मिला के करीब 1 लाख रुपए चुकाए और फिर पैसे देने पूरी तरह बंद कर दिए। बिल्कुल। और जब पत्नी वापस कोर्ट गई और उसने बताया कि उसके पति ने अदालत और उसे धोखा दिया है, तो फैमिली कोर्ट ने क्या किया? फैमिली कोर्ट ने अपना पुराना सुलह का आदेश रद्द कर दिया और गुजारा भत्ते की याचिका को दोबारा जिंदा कर दिया। अब पति तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया होगा। अरे बिल्कुल, उसका हथियार वही पुराना था, धारा 362 कि जज साहब ने दस्तखत कर दिए थे। हाँ, उसने कहा कि फैमिली कोर्ट ने एक बार आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो फंक्टस ऑफिशियो हो गया। वो अपना ही आदेश कैसे बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत गहराई से समझाया कि इसे सामाजिक संदर्भ में न्याय कहा जाता है। सामाजिक संदर्भ में न्याय? हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून कोई जड़ या मृत वस्तु नहीं है जिसे पत्थर पर उकेर दिया गया हो। ये एक जीवित इकाई की तरह है जिसे समाज की बदलती वास्तविकताओं के अनुसार सांस लेनी पड़ती है। मतलब दोनों कानून का उद्देश्य ही अलग-अलग है। एकदम सही पकड़े। धारा 362 का सख्त नियम इसलिए है ताकि मुकदमों का कभी अंत हो सके। अगर रोज फैसले बदलने लगे तो समाज में अनिश्चितता फैल जाएगी। हाँ, कोई भी फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। लेकिन धारा 125 जैसे कानून इसलिए हैं ताकि समाज का सबसे कमजोर वर्ग भूखा ना मरे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 में खुद ये बात लिखी है कि अदालत समय समय पर अपने आदेश में बदलाव कर सकती है। अच्छा, तो कानून में ही लिखा है? हाँ, जब इन दोनों धाराओं का टकराव होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रक्रिया की सख्ती कभी भी सामाजिक न्याय के रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। इसलिए फैमिली कोर्ट का पुराना आदेश रद्द करना पूरी तरह सही और मानवीय था। ये वाकई न्याय के मानवीय चेहरे को दर्शाता है। ये जानकर अच्छा लगा कि कानून सिर्फ किताबों में बंद शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे हैरान करने वाले और हालिया मामलों की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2025 और 2026 के कुछ ऐसे फैसले जो ये बताते हैं कि लोग और वकील इस नियम की सीमाओं को किस हद तक अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ, ये मामले तो बहुत ही अजीब है। 2025 का विक्रम बख्शी बनाम आरपी खोसला मामला इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ये मामला किसी सस्पेंस फिल्म जैसा है। ये एक कॉर्पोरेट विवाद था जहाँ 2 गुटों, बख्शी ग्रुप और खोसला ग्रुप के बीच हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक बड़े रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भयंकर कानूनी जंग चल रही थी। कंपनी लॉ बोर्ड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका था। इसी बीच इस लड़ाई में एक नया मोड़ आया। क्या मोड़? एक गुट ने दूसरे पर आरोप लगाया
कि उन्होंने अदालत में जाली दस्तावेज पेश किए हैं और झूठी गवाही दी है। और इसके लिए उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 340 के तहत मामला दर्ज कराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे अजीब बात हुई वो ये थी कि एक पक्ष ने सिविल कानून के नियमों को क्रिमिनल मामले में घुसाने की कोशिश की। बिल्कुल। उन्होंने क्रिमिनल केस में सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश 47 के तहत समीक्षा याचिका डाल दी। ये तो ऐसा है जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई फुटबॉल के नियम लागू करने की जिद करे। हाँ, ये उपमा एकदम सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी लहजे में अपना कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत ही सख्त शब्दों में साफ किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। ये एक सेल्फ कंटेन्ड कोड है। मतलब उसमें बाहर के नियम नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपनी सुविधा के अनुसार सिविल कानून के रिव्यू वाले प्रावधानों को क्रिमिनल लॉ में नहीं ला सकते। ये धारा 362 के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। और इस तरह की कानूनी कलाबाजी की आपराधिक मामलों में कोई जगह नहीं है। और अब आते हैं 2026 के रामबली साहनी मामले पर। यह मामला सुनकर तो किसी को भी यकीन नहीं होगा कि एक छोटी सी गलती व्यवस्था को किस हद तक हिला सकती है। ये मामला तो वाकई हैरान करने वाला है। ये मामला बिहार का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उन्होंने एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर 6.33 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ लिया। बहुत गंभीर आरोप है। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि ये गांजा उसे रामबली साहनी नाम के एक शख्स को पहुंचाना था। इस तरह रामबली साहनी इस गंभीर केस में आरोपी बन गया। इसके बाद रामबली साहनी ने पटना हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। हाँ, 27 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने मामले की लंबी सुनवाई की और उसे जमानत दे दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो न्याय प्रणाली की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हुआ ये कि कोर्ट मास्टर यानी वो कर्मचारी जो जजमेंट टाइप करते हैं, उन्होंने फैसले के शुरुआती और मुख्य हिस्से में तो सब कुछ बिल्कुल सही लिखा, सारी दलीलें सही टाइप की। लेकिन अंत में जहां फैसले का सबसे अहम हिस्सा होता है, जहां लिखना था कि याचिका अस्वीकृत की जाती है, वहां उस कर्मचारी ने गलती से टाइप कर दिया स्वीकृत। अरे बाप रे! यानी रिजेक्टेड की जगह अलाउड लिख दिया। और इस सिर्फ एक शब्द की वजह से एक गंभीर अपराध के आरोपी को जमानत मिल गई। जाहिर है, जब ये भयानक गलती सामने आई तो हंगामा मचना ही था। उस कोर्ट मास्टर को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने बिना किसी शर्त के माफी मांगी और अदालत को बताया कि हाल ही में उसके मामा का निधन हो गया था। वो गहरे सदमे और दुख में था और इसी मानसिक परेशानी की वजह से उससे ये टाइपिंग की भारी चूक हो गई। ये सच में बहुत ही दुखद और मानवीय स्थिति है। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने इसके बाद क्या किया? आपको क्या लगता है क्या किया होगा? क्या उन्होंने सिर्फ उस एक शब्द को सुधारा? नहीं, हाईकोर्ट ने इस गलती को सुधारने के बजाय पूरा का पूरा जमानत का आदेश ही रद्द कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने पूरे फैसले को ही रिकॉल कर लिया। और फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमें फिर से धारा 362 की गहराई में ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, कोर्ट मास्टर से गलती हुई है, लेकिन ये क्या है? ये महज एक लिपिकीय त्रुटि है, एक टाइपिंग मिस्टेक है। और धारा 362 तो साफ कहती है कि आप लिपिकीय त्रुटि को सुधार सकते हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का तर्क यही था कि जब कानून आपको वो गलत शब्द सुधारने की इजाजत दे रहा है तो आप उस एक शब्द को अस्वीकृत कर देते। हाँ, सिंपल सी बात थी। लेकिन उस एक शब्द की आड़ में आप पूरी की पूरी जमानत की सुनवाई, उस पूरे 10 पन्ने के आदेश को ही खारिज कैसे कर सकते हैं? एक टाइपिंग मिस्टेक आपको पूरा फैसला पलटने या पूरी प्रक्रिया को शून्य करने का अधिकार नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया और रामबली साहनी की जमानत बहाल कर दी। ये सोचकर ही सिहरन होती है कि कैसे केवल एक टाइपिंग की गलती या किसी कर्मचारी का दुख न्याय की तराजू को किस तरह हिला सकता है। सच में हाई कोर्ट ने एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक को आधार बनाकर एक ऐसा कदम उठाया जो कानूनन गलत था, और सुप्रीम कोर्ट को आकर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि नियम नियम है। हाँ, आप एक शब्द बदल सकते हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं। इन सभी मामलों का विश्लेषण करने के बाद हम एक बहुत ही स्पष्ट और संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कानून अंधा नहीं है, बस वो बहुत सावधानी से चलता है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये ज्ञान का सफर हमें सिखाता है कि न्याय प्रणाली में अंतिम निर्णय की गरिमा बनाए रखना क्यों इतना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर अदालतें रोज अपने ही फैसले बदलने लगे,
हारने वाला पक्ष रोज एक नई याचिका लेकर उसी जज के सामने खड़ा हो जाए कि जज साहब एक बार फिर सोच लीजिए, तो मुकदमों का कभी अंत ही नहीं होगा। समाज में पूरी तरह अनिश्चितता फैल जाएगी। एकदम। धारा 362 उसी अनिश्चितता को रोकने का, उस बाढ़ को रोकने का एक मजबूत दरवाजा है। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि ये सिस्टम पूरी तरह से मशीन नहीं बन गया है। बिल्कुल नहीं। जब बात बेसहारा लोगों को बचाने की हो या जब फैसला ही धोखाधड़ी से लिया गया हो, तो कानून खुद को लचीला भी बनाता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? हम जिस धारा 362 की बात कर रहे हैं, वो दशकों पुरानी न्याय प्रणाली की देन है। उस जमाने की जब सब कुछ कागजों पर होता था, फाइलों में होता था। हाँ, वो टाइपराइटर वाला जमाना। बिल्कुल। लेकिन आज हम सूचना और तकनीक के एक बिल्कुल अलग दौर में जी रहे हैं। एकदम सही। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, आज के समय में जब हम एक पूरी तरह से डिजिटल युग में हैं, हाँ, भी जज को स्क्रीन पर लाल रंग से मार्क करके बता सकते हैं कि उनसे पिछले पन्ने पर कोई तथ्यात्मक गलती हुई है। बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या धारा 362 जैसी 100 साल पुरानी अवधारणा को अब डिजिटल युग के हिसाब से अपग्रेड नहीं होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। जब एआई पूरे केस की 1000 पन्नों की फाइल कुछ पलों में पढ़ सकता है, तो क्या भविष्य में हमें इस सख्त नियम की जरूरत पड़ेगी? या क्या भविष्य में ये एआई मशीनें तय करेंगी कि जज की कौन सी गलती केवल लिपिकीय है और कौन सी गलती मूल है? क्या इंसान की जगह मशीन तय करेगी कि फैसला पलटा जाना चाहिए या नहीं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में कानूनी जानकारों, जजों और तकनीक के विशेषज्ञों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्या तकनीक कानून के इन पुराने लोहे के नियमों को पिघला पाएगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, नई चीजें खोजते रहिए और सीखते रहिए।